Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be discussing the current affairs of 16th June. तो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं. GS1 में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है. GS2 में से हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज टॉपिक में से है UAPA एक्ट. ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. इसके अंतर्गत कुछ स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा और यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने उन स्टूडेंट्स को बेल दे दी है. यहाँ पे एक डिबेट स्टार्ट हो गई है फॉर राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस टेररिज्म की. तो ये क्या पूरा इशू है इसको समझेंगे. देन इंटरनेशनल रिलेशन से नाटो, ये एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, इसके बारे में समझेंगे. GS3 में इकोनॉमी में से इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ के कुछ आंकड़े आए हैं, इसको समझेंगे. एनर्जी वाले पोर्शन में से FCI राइस डाइवर्टेड टू एथेनॉल प्रोडक्शन. तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए राइस को डाइवर्ट किया गया है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू. तो यहाँ पे इस पूरे टॉपिक को देखेंगे. इथेनॉल प्रोडक्शन क्या है, ब्लेंडिंग क्या है इथेनॉल की, ये सारी चीज़ों को देखेंगे. देन साइंस एंड टेक में से एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो करेंसी, ये एक एडिटोरियल है आज हिंदू का, इसको डिस्कस करेंगे. एंड देन फर्स्ट डेथ फ्रॉम वैक्सीन. तो कोविशील्ड के कारण एक पर्सन की डेथ हुई है इंडिया में और पहला केस आया है ये वैक्सीन से डेथ के कारण वाला. तो इसको समझेंगे कि क्या पूरा इशू है. GS4 में वी हैव पीरियड पावर्टी. यहाँ पे हम कंपैशन, एम्पैथी और सिंपैथी वाले टॉपिक्स को समझेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. ये है हमारा फर्स्ट आर्टिकल आज का. In a bid to stifle dissent, state blurs line between right to protest and terrorism. तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को बेल दे दी है, ये कहते हुए कि राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिज्म में डिफरेंस होता है और ये दिल्ली पुलिस को समझने की ज़रूरत है. तो ये तीनों एक्टिविस्ट को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट किया गया था. इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपने किन बेसिस पे इनको अरेस्ट किया है. तो ये चीज़ पूरी यहाँ पे ये इशू है. तो 1 साल के डिटेंशन के बाद इनको अब रिहा किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा. और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि स्टेट को समझना चाहिए कि जो डिसेंट है उसके सप्रेशन और टेररिज्म में डिफरेंस होता है. तो आप यहाँ पे UAPA को मिसयूज़ नहीं कर सकते. इनफैक्ट UAPA जो एक्ट है UAPA, इसमें सेक्शन 15 में टेररिज्म को डिफाइन भी किया हुआ है. और इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने, इनमें से कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि इन तीनों ने ऐसा कुछ भी काम किया हो जो यहाँ पे टेररिज्म डिफाइंड है उसके अंतर्गत आ रहा हो. तो सेक्शन 15 याद रखना है आपको UAPA का. एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि सेक्शन 15 के अंतर्गत जो टेररिज्म डिफाइंड है उसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को हम टेररिज्म के अंदर कन्विक्ट पाते हैं तो यहाँ पे कम से कम 5 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा. और अगर उस टेररिज्म के एक्ट के कारण किसी की जान जाती है तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविज़न है. एक चीज़ और मैं बता दूं, UAPA जो एक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है. ऐसा इसीलिए क्योंकि जो लास्ट रिपोर्ट आई थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, इसमें इन्होंने बताया था, 2019 की रिपोर्ट थी, कि जितने भी चार्जेस फाइल हुए UAPA के अंतर्गत उसमें कन्विक्शन रेट वॉज जस्ट 2.2%. यानी कि सिर्फ 2.2% केसेस में ये पाया गया कि जिन लोगों के अगेंस्ट चार्जेस आए थे UAPA में, सिर्फ 2.2% उन लोगों में से एक्चुअल में कन्विक्ट हैं. ठीक है, तो ये इतना कम कन्विक्शन रेट है, इसीलिए UAPA के मिसयूज़ की बार बार कंट्रोवर्सी सामने आती हैं. तो UAPA एक्ट जो है ये एक तरह से एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एक्ट को, टेररिज्म का एक्ट और किसी भी पर्सन को टेररिस्ट कह सकती है अंडर सेक्शन 15 ऑफ UAPA. ओके, इसमें एक चीज़ और कि इसमें इंडियंस के साथ साथ फॉरेन पीपल को भी चार्ज किया जा सकता है इस एक्ट के अंतर्गत. और UAPA में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके 180 डेज के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल कर सकती है अबाउट हिज डीड्स. ओके, और यहाँ पे जो 180 डेज का टाइम है इसे और बढ़ाया भी जा सकता है अगर कोर्ट की रजामंदी हो तो, कोर्ट का अप्रूवल हो तो. 2019 में यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे और ये 2019 वाले जो अमेंडमेंट हैं ये UPSC मेंस में भी पूछे गए थे. ठीक है, तो UPSC मेंस में इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं 2019 में UAPA में. तो एक चीज़ तो ये कि इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर दे दी गई कि आप चाहें तो जो भी पर्सन जिसको हम चार्ज कर रहे हैं यहाँ UAPA में, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दे सकते हैं.
ओके दूसरी चीज ये कि पहले डीएसपी या एसीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर जो जनरली स्टेट के अंतर्गत रहते हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करते थे इन केसेस को, लेकिन अब एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के इंस्पेक्टर रेंज के इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर्स अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। यानी कि अब जो सीधी पावर है वो सेंटर के पास आ गई और स्टेट के पास जो पहले हुआ करती थी पावर इन्वेस्टिगेशन की वो भी नहीं रही। ओके इसके बाद यहाँ पे एक प्रोविजन ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है। पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाता था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पे टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ओके तो ये सारे प्रोविजन हैं यूएपीए को लेकर। अब देखिए यहाँ पे मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूएपीए। तो पहला स्टेटमेंट है अंडर यूएपीए फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बी चार्ज्ड। तो फॉरेन नेशनल्स को इसके अंतर्गत चार्ज नहीं किया जा सकता, ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें इंडियंस और फॉरेन नेशनल्स दोनों को यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है। इट हैज़ डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रीजनमेंट एज द हाईएस्ट पनिशमेंट। तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रीजनमेंट हाईएस्ट पनिशमेंट हो सकती हैं, ये सही है। मैंने आपको बताया जब किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के कारण किसी भी पर्सन की जान जाती है तो ये दोनों तरह की पनिशमेंट्स उसे दी जा सकती है जिस पर्सन के ऊपर चार्ज फाइल हुआ है। ठीक है तो यहाँ पे ओनली 2 इज करेक्ट। ओके ऑलराइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। स्टेटमेंट बाय नाटो इज अ स्लैंडर। तो देखो नाटो की समिट हुई थी कल ही और उसमें कई सारी चीज़ें कही गई। ठीक है उसमें चाइना को काफ़ी ज़्यादा अग्रेसर के फॉर्म में बताया गया और ये कहा गया कि बीजिंग एक कांस्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो चाइना ने इन स्टेटमेंट्स को खारिज किया है और कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नाटो क्या है। तो नाटो यहाँ पे एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है मिलिट्री अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ठीक है तो ये याद रखना है इंटर गवर्नमेंटल है कि नॉन गवर्नमेंटल है और एक तरह का मिलिट्री अलायंस है ये किससे स्टैब्लिश हुआ था? वॉशिंगटन ट्रीटी से स्टैब्लिश हुआ था। वॉशिंगटन ट्रीटी का आर्टिकल 5 ये कहता है कि जो पूरा नाटो अलाइज हैं, मान लो नाटो के अंदर 30 मेंबर्स हैं। ठीक है तो ये 30 मेंबर्स में से किसी के ऊपर भी अगर कोई अटैक करता है तो उस अटैक को पूरे के पूरे 30 मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा। ये चीज़ बोलती है ये वॉशिंगटन ट्रीटी का आर्टिकल नंबर 5। ओके और इसको साइन किया गया था 1949 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ओके और इसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और अलाइड कमांड ऑपरेशंस के हेडक्वार्टर मॉन्स बेल्जियम में है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आर्टिकल 5 के बारे में। ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं इसके कंपोजिशन की। जब ये फाउंड हुआ था 1949 में, जब ये स्टार्ट किया गया था ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलिट्री अलायंस को स्टार्ट किया गया था, तब इसमें सिर्फ 12 मेंबर्स थे। आज इसमें 30 मेंबर्स हैं और जो सबसे पहले रिसेंटली जिसने जो एडिशन हुआ है इसके अंदर वो है नॉर्दर्न मैकेडोनिया का। ऑलराइट और इसमें एक चीज़ और कि ये कोई भी कंट्री, कोई भी यूरोपियन कंट्री ज्वाइन कर सकती है जो भी वॉशिंगटन ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को मानने को तैयार है। ठीक है अब देखते हैं इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। पहला है द मोस्ट रीसेंट मेंबर स्टेट टू बी एडेड टू नाटो वॉज नॉर्थ मैकेडोनिया इन मार्च 2020। तो मैंने आपको बताया कि रीसेंट एडिशन इनका ही हुआ है नॉर्थ मैकेडोनिया का, ये सही स्टेटमेंट है। देन इट्स मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द अदर नेशंस हु आर इन अ पोजीशन टू फर्दर द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस ट्रीटी। तो सारे ही नेशंस जो इस ट्रीटी के अंदर इसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं, इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। ओपन टू ऑल नहीं है, ओपन टू ओनली यूरोपियन नेशन है। ठीक है जो इस ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को मानने के लिए तैयार हैं और जो नॉर्दर्न अटलांटिक रीजन के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। याद रखना जब भी आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। ठीक है तो यहाँ पे ओनली 2 वुड बी द राइट आंसर बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है। ओके आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव गवर्नमेंट कन्फर्म्स फर्स्ट डेथ फ्रॉम रिएक्शन बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन लगने के कारण पहली डेथ इंडिया में पाई गई है। ठीक है तो ये जो वैक्सीन के कारण डेथ पाई गई है और जो वैक्सीन के कारण जितने भी साइड इफेक्ट्स हो रहे थे उसको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाई थी। इस पैनल का नाम था नेशनल एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी। ठीक है तो इस पैनल ने ये फाइंड किया है, इनको ये पता लगा है कि एक डेथ, पहली डेथ इंडिया में हुई है बिकॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन। ओके और ये डेथ हुई है एनाफाइलैक्सिस के कारण। ये एक सिवियर तरीका का
एलर्जी है जो आफ्टर इम्यूनाइजेशन हो रही है लोगों में, ठीक है। तो ये एक सीवियर तरह की है और ये पहला डेथ केस मिला है आफ्टर कोविशील्ड वैक्सीनेशन, ओके। इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि इसमें घबराने की बात नहीं है, ऐसा होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और यहाँ पे जो डेथ रेट है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन दैट इज़ जस्ट 0.0002%, ठीक है। तो इतना डेथ रेट हो सकता है, मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी है, अगर आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो डेथ की इतनी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो 1% प्रोबेबिलिटी होती है, अगर आपको कोविड हो गया तो, कि आपकी डेथ हो सकती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको देख के समझ आ रहा होगा कि विच इज़ द प्रॉफिटेबल वन, ठीक है। तो वैक्सीन लगवाना इज़ द मोर वाइज डिसीजन। उसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज़ कही गई है कि अब से ऐसा प्रोविज़न होगा कि वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट्स तक उस पर्सन को मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है, वैक्सीनेशन सेंटर पे ही, कि अगर उसे कोई एलर्जीज हो रही हैं तो वहाँ पे ही उसे काउंटर कर लिया जाए। अब ये एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन ये क्या है, इसको डिफाइन किया गया है, ऐसा कोई भी अनफेवरेबल इवेंट, ठीक है, जिसमें जो यूजुअल वे में नहीं होता, जो कॉमन नहीं है, ठीक है, एनी अनफेवरेबल और अनइंटेंडेड साइन, अबनॉर्मल लेबोरेटरी फाइंडिंग, सिम्टम और डिसीज, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के कारण कोई भी अबनॉर्मल या अनफेवरेबल चीज़ होती है जो किसी भी पर्सन की हेल्थ को डिस्टॉर्ट करती है, तो उसे इस कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसमें बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, सिर्फ डेथ नहीं है, सिर्फ एलर्जीज ड्यू टू वैक्सीनेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो करेंसी, देखो ये आज का एडिटोरियल है, ठीक है, और ये क्रिप्टो करेंसी को एम्ब्रेस करने की बात कर रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, आई होप आपको पता हो, नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्रिप्टो करेंसी क्या है। देखो, जब भी हम करेंसी यूज़ करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जैसे जो इंडियन रुपी नोट्स चलते हैं, उस पर आपने देखा होगा कई बार आरबीआई के गवर्नर की स्टेटमेंट होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट, ये सेंट्रल अथॉरिटी जो है इंडिया की, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के से बैक्ड है। ये करेंसी जो इंडियन नोट है, इसको लीगल बैकिंग देता है आरबीआई, ठीक है, कि अगर इसका जो भी इससे रिलेटेड पैसे हैं वो मैं आपको दूंगा, आरबीआई के गवर्नर ये कहते हैं। तो इसको एक लीगल बैकिंग मिली हुई है इस करेंसी को, ठीक है, इसको कहते हैं लीगल टेंडर, ठीक है। तो इंडियन नेशनल रुपीज जो है वो इंडियन लीगल टेंडर है, ये नोट्स जो हैं ये लीगल टेंडर है इंडिया के। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, इसकी कोई फिजिकल बैकिंग नहीं है, इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, इसको किसी ने भी कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इसके पीछे नहीं है, ठीक है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, और ये जो इसके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक लेजर पे होते हैं, ठीक है, जो बेस्ड है किस टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के ऊपर इसके ट्रांजैक्शंस बेस्ड हैं, और इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसीलिए कई देश इसको यूज़ करने से डरते भी हैं, ओके, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक क्रंच भी ला सकता है पूरी इकोनॉमी में। तो ये पूरा इशू था, ठीक है, ये पूरा क्रिप्टो करेंसी क्या है ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब देखो, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैंड है अभी तो, ठीक है, आरबीआई ने ये रेगुलेशन जारी किए थे बीच में कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहे हैं। ये ऑथर यहाँ पे इस आर्टिकल में ये कहते हैं कि बैन करने से अच्छा रेगुलेट करिए, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है क्रिप्टो करेंसी की। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि एल सल्वाडोर, ठीक है, ये कंट्री जो है ये पहली कंट्री बनी है जिसने क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल बैकिंग दी है, ओके। यहाँ पे लीगल टेंडर के फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी को इशू किया गया है। ग्लोबल जो ट्रेंड है वो इस तरफ जा रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी को एम्ब्रेस कर रहा है। कई सारे कंट्रीज़ हैं, यूएस है, यूके है, सिंगापुर है, जो क्रिप्टो करेंसी के लिए रेगुलेशंस ला रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी के यूसेज को बढ़ावा दे रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में ये डिबेट कब से चली आ रही है कि इसको प्रोहिबिट करें या इसको रेगुलेट करें, ठीक है। इसके लिए जो आरबीआई है उसने ये भी कहा कि अभी तो इसका ट्रांजैक्शन करना क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में बैंड है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है इंडिया की, दैट इज हैविंग अ कॉशनरी स्टैंस, गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क है, और गवर्नमेंट को ये भी लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की करेंसी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो करेंसी है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसके पीछे पोटेंशियल है इसमें कि ये टेररिज्म को फंड कर सके, मनी लॉन्ड्रिंग कर सके, टैक्स इवेजन हो सके इसके थ्रू। तो ये सारे पोटेंशियल्स हैं इसमें, क्योंकि देखो ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ठीक है, इसका ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन पे होता है, तो कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। इसीलिए गवर्नमेंट को इससे रिस्क भी है कि कहीं ये इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचाए, और आरबीआई ने अब तो इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। तो ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी चीज़ का ब्लैंकेट बैन ठीक नहीं है, ठीक है।
पूरी तरह से किसी भी चीज़ को बैन करना ठीक नहीं है। ऐसा इसीलिए कि इसके कई सारे पॉजिटिव्स भी हैं और हम बैन करने के चक्कर में इसके पॉजिटिव्स पे हम डिप्राइव हो रहे हैं इसके पॉजिटिव्स से, ठीक है। इसके बारे में हम और बात करेंगे। तो देखो, हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल यहाँ पे लाई गई है और अभी ये प्लेस होनी है लोकसभा में। तो इसमें भी कई सारे ऐसे रेगुलेशंस हैं जो कि इसको एक तरह से रेगुलेट करने की जगह प्रोहिबिट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को। जैसे कि इसके अंदर के कुछ प्रोविजन है, मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़, ये क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज़, इस पे बिल्कुल बैन लगी हुई है, ट्रांजैक्शन से लेके इसके यूज़, इसके सेलिंग और इसकी माइनिंग तक पे सब चीज़ों पे बैन है क्रिप्टो करेंसी की इस बिल के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑथर का कहना है कि ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, इनको बैन करने की जगह इन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। देन यूएस, यूके और सिंगापुर से हमें लेसन्स लेने चाहिए। यूएस ने क्या किया है, यूएस ने यहाँ पे एक रेगुलेशन के अंतर्गत इसे रेगुलेट किया है, इस पर टैक्सेस भी लगाए हैं। तो एक तरह से जो क्रिप्टो करेंसी है उसका फायदा उठा रहा है यूएस। यूके ने क्रिप्टो करेंसी को एक प्रॉपर्टी का स्टेटस दे दिया है, इसीलिए यहाँ पे और रेगुलेशन इजी हो गया है। सिंगापुर भी एक फ्रेमवर्क लाया है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए और इसके यूसेज को एनकरेज करने के लिए उसकी कंट्री में। तो इन सब कंट्रीज से हमको लेसन लेना चाहिए और एक बैलेंस्ड रेगुलेशन की जरूरत है। अब ये बैलेंस्ड रेगुलेशन की जरूरत क्यों है? देखो, कई सारे तो नेगेटिव्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, जो हमने देखे कि वॉलेटिलिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग का पोटेंशियल है, टेरर फंडिंग का पोटेंशियल है, इस तरह का डिसेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए इसको रेगुलेट करना डिफिकल्ट है। ये सारे इसके नेगेटिव्स हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव्स पे भी हम खुद को डिप्राइव कर रहे हैं इसको ब्लैंकेट बैन करके। कैसे? देखो, एक तो ब्रेन ड्रेन वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। जब हम यहाँ पे पूरी तरह से बैन कर देंगे क्रिप्टो करेंसी को, तो जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया से जाके बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और ब्लॉकचेन जो खुद एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जिसको हम कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन जो कि हम गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है हम इससे डिप्राइव कर रहे हैं खुद को। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो हो सकता है ऐसी कंट्रीज़ में चले जाएँ जहाँ पे ये अलाउड हो, क्रिप्टो करेंसीज अलाउड हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और चीज़ पे लैग कर रहे हैं, वो ये कि अगर हम किसी भी चीज़ को ब्लैंकेट बैन करते हैं तो उसका इलीगल यूज़ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाए, ठीक है। और ये पैरेलल इकोनॉमी के थ्रू टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और ज़्यादा इजी हो जाएगी। देखो, आपने सुना होगा जब भी शराब के ऊपर बैन करती है, जो भी स्टेट्स ने आज तक किया है, वहाँ पे ये देखने को मिला है कि वहाँ पे इलीगल जो अल्कोहल है वो बढ़ने लग जाता है, उसका यूज़ बढ़ने लग जाता है और उसके कारण वहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि वो पॉइजनस होता है, लोग फिर भी कंज्यूम करते हैं क्योंकि बैंड है, तो कहीं ना कहीं से तो यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उस स्टेट को जो पूरी तरह से बैन कर देता है अल्कोहल को। तो वैसा ही सेम केस यहाँ पे भी है। अगर आप पूरी तरह से इस करेंसी को ब्लॉक कर दोगे, बैन कर दोगे, तो यहाँ पे एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाएगी जो और ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी इंडिया के लिए। तो ये पूरा इशू था कि हमें क्रिप्टो करेंसी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ना कि उसे प्रोहिबिट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है आपके लिए। इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू एम्ब्रेस क्रिप्टो करेंसी, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद द सेम। तो यहाँ पे इंडिया को क्रिप्टो करेंसी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको बताने हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये है आज का हमारा गिव अवे क्वेश्चन है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया लास्ट गिव अवे क्वेश्चन के ऊपर, तो आई होप यहाँ पे भी आप अच्छा रिस्पॉन्स दें। गिव अवे क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना रहेगा, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन एक रिडल फॉर्म में है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी टफेस्ट एंड मोस्ट रिजिलियंट क्रिएचर ऑन अर्थ। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही हूँ, इसे टफेस्ट एंड मोस्ट रिजिलियंट क्रिएचर माना जाता है अर्थ पे। इट कैन विथस्टैंड इंटेंस सोलर विंड्स, एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड क्लाइमेट्स एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन टू। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में भी रखा जा सकता है, इंटेंस सोलर विंड्स को ये झेल सकता है, ऑक्सीजन के कमी को भी ये झेल सकता है, और ये इट माइट डाई व्हेन डिहाइड्रेटेड बट इज नोन टू कम बैक टू लाइफ ऑन रिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के कारण ये डिसइंटीग्रेट हो सकता है, लेकिन जब इसको रिहाइड्रेशन मिलता है तो ये रिवाइव भी कर जाता है। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है ये आपको बताना है। और इसकी मैं एक और आपको हिंट दे देती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि अगर अर्थ पे कोई भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट आता है तो ये ऑर्गेनिज्म जो है दैट वुड बी द मोस्ट लाइकली वन टू सर्वाइव, ठीक है। तो ये
इकलौता ऐसा सबसे आखिरी अगर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना होगा तो ये वाला ऑर्गेनिज्म करेगा। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, देन नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है FCI राइस टू बी यूज्ड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का राइस यूज करने वाले हैं हम, और यहाँ पे 78,000 टन ऑफ स्टॉक यहाँ पे डाइवर्ट किया गया है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो इथेनॉल प्रोडक्शन है वो उसके लिए यहाँ पे हमने 78,000 टन ऑफ स्टॉक जो है राइस का वो डाइवर्ट किया है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने वादा किया है वो 3 लाख टन का वादा किया है कि 3 लाख टन राइस हम आपको देंगे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का बाय 2025। अब ये क्या है पूरा इशू मैं समझाती हूँ। सबसे पहले इथेनॉल क्या है? इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल, ये एक अल्कोहल है जो 99% से ज़्यादा प्योरिटी का होता है, वॉलेटाइल है, फ्लेमेबल है और कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, इसकी स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी होती है, ठीक है, थोड़ी सी स्मेल भी होती है इसकी डिस्टिंक्ट। जो इथेनॉल है इसको नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है शुगर के फर्मेंटेशन से, ठीक है, या फिर इसको पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से भी फॉर्म किया जा सकता है। अब इथेनॉल का ब्लेंडिंग का क्या मतलब है? इथेनॉल को अगर हम पेट्रोल या डीजल में मिलाते हैं तो जो फ्यूल है उसका कंबंशन प्रॉपर होता है और वो कम एमिशन करता है, कार्बन एमिशन कम होता है, प्रॉपर फ्यूल का कंबंशन होता है। ओके, तो इथेनॉल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इंजन को अलाउ करते हैं कि वो फ्यूल को पूरी तरह से कंबस्ट करे। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट कंबंशन होता है फ्यूल का, जिसके कारण एमिशन कम होता है और जिसके कारण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम होता है। ओके, तो एक तरह से क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोविजन ला रही है गवर्नमेंट। ओके, और इसी के लिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम जो है ये 2003 में गवर्नमेंट लाई थी, और इसके लिए जो रीसेंट टारगेट है वो ये है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी बाय 2025। और इथेनॉल क्योंकि प्लांट से बनता है इसीलिए इसको रिन्यूएबल फ्यूल भी कहा जाता है। ओके, तो ये पूरे इश्यूज थे। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग से होगा क्या? पहली चीज तो एक ग्रीन और क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल रिसोर्स बनेगा ये, क्योंकि इससे एमिशन कम होगा, कार्बन एमिशन, और इसीलिए ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम करेगा और इसीलिए एक ग्रीन और क्लीन फ्यूल सोर्स है। देन इससे जो इम्पोर्ट्स है उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है हमारी वो कम होगी। ठीक है, जैसे कि आप अगर एक लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल में आप उसका 20% जो है वो आप इसमें इथेनॉल मिलाएंगे तो आपको पेट्रोल कम लगेगा, आपको सिर्फ 80 ml यहाँ पे पेट्रोल लगेगा, बाकी 800 ml यहाँ पे पेट्रोल लगेगा, बाकी आप 200 ml उसमें इथेनॉल मिलाएंगे तो आपका जो फ्यूल इंपोर्ट है उसका बिल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको फ्यूल जो बाहर से आप मंगा रहे हैं उसको कम यूज करना पड़ेगा। देन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा, अल्टरनेटिव मार्केट क्रिएट होगा क्रॉप्स के लिए, क्योंकि क्रॉप्स पहले सिर्फ फूड सिक्योरिटी के लिए यूज की जा रही थी, अब जैसे कि हम देख रहे हैं राइस को यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड सेल है, प्रमोट ऑर्गेनाइज सेल ऑफ रिड्यूस क्रॉप्स। ठीक है, देन बेनिफिट फार्मर्स विद इनकम सिक्योरिटी, तो इनकम सिक्योरिटी बढ़ेगी फार्मर्स की, बिहेवियरल चेंज आएगा फ्यूल कंजप्शन में, और साथ ही यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी हम स्पेंडिंग को इंक्रीज कर पाएंगे इसके थ्रू। इसके बाद अर्बन सॉलिड वेस्ट का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि अर्बन सॉलिड वेस्ट से भी इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो गई। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। ऑलराइट, अब आगे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इथेनॉल इज कंसिडर्ड अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, तो इथेनॉल को एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। ये सही है कि गलत है? गलत है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट्स के थ्रू इसको ब्लेंड किया जाता है, प्लांट्स के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल्स, तो फॉसिल्स पे हमारी डिपेंडेंस कहीं ना कहीं कम होगी इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण, ये सही है। ओके, तो यहाँ पे ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव इन्फ्लेशन पर स्पाइक इन बॉन्ड यील्ड, रुपी हिट्स 1 मंथ लो। ठीक है, तो देखो 2-3 चीजें मैं आपको बता देती हूँ। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है, ठीक है, और इसके कारण आरबीआई के ऊपर ये क्वेश्चन खड़ा हो गया है। जो इन्फ्लेशन है ना ये 6% से ज्यादा हो गया है अब। ओके, और ये 6% से ज़्यादा होने के कारण अब क्या हो रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन जो है, आपको पता होगा, इसका टारगेट था कि इसको 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है। अब इन्फ्लेशन क्योंकि 6% से ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब क्या आरबीआई को अपने रेट्स को बढ़ाना चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चाहिए कि कम कम ही रखना चाहिए?
तो ये पूरा इशू है, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो रहा है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को अपने कम रखा हुआ है, ठीक है, सो दैट लोग ज़्यादा लोन ले, लोगों के पास हाथ में पैसा हो तो लोग डिमांड क्रिएट करें, और डिमांड क्रिएट करने के कारण इकोनॉमी जो है वो प्रॉपरली चले और ग्रोथ बढ़े। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो रही है, इसके कारण इन्फ्लेशन भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा हुआ है कि आरबीआई को क्या रेट्स बढ़ाने चाहिए सो दैट इन्फ्लेशन को कर्ब किया जा सके। लेकिन अगर ऐसा करती है आरबीआई तो फिर यहाँ पे ग्रोथ कैसे बढ़ाएगी आरबीआई। तो अभी ये कहा है इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने कि अभी तो आरबीआई का जो स्टैंस है वो अकोमोडेटिव ही रहेगा, यानी कि अभी लिक्विडिटी को पंप करने का ही काम करेगी आरबीआई, यानी कि अभी भी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम ही रहेंगे, क्योंकि आरबीआई अभी मेजरली ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रही है। दूसरी चीज़ ये कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड डेफिसिट जो है वो 69% बढ़ा है, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ओके। तो जो भी इनके बीच में डिफरेंस है उसको कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। तो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं लेकिन इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, तो ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ है। अब क्योंकि लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, इंपोर्ट जब लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है और रुपये की डिमांड जो है वो कम हो रही है, जिसके कारण रुपये जो है वो कर रहा है डेप्रीशिएट, ओके, रुपये डेप्रीशिएट कर रहा है। तो ये पूरा यहाँ पे चीज़ें समझाई हुई है, एग्जैक्ट मैंने फिगर्स आपको नहीं बताए हैं। 6.04% जो है अभी इन्फ्लेशन रेट है, जिसको 6% तक होना चाहिए था, ओके। उसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो आरबीआई है अभी अकोमोडेटिव स्टैंस पे रहने वाली है, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन है, उसके बाद डिमांड साइड प्रेशर्स हैं, और उसके अलावा वो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी इनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये पूरा इशू था, ओके। नेक्स्ट वी हैव दिस लास्ट इशू रिगार्डिंग एथिक्स। तो देखो ये एथिक्स से रिलेट कैसे कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो इशू क्या है पहले ये समझते हैं। इंडियन ओरिजिन की एक सिटीजन है, ठीक है, यूके की, जिनका नाम है अमिका जॉर्ज। इन्होंने पीरियड पावर्टी को एंड करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाले टैग से, ठीक है। तो इनको मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से ऑनर किया गया है इनकी सर्विसेज के लिए टू एंड पीरियड पावर्टी। तो पीरियड पावर्टी क्या है, देखो इसको आप सोसाइटी वाले सेक्शन में यूज कर सकते हो, सोशियोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है पीरियड पावर्टी। इसमें इसका मतलब ये है कि वो विमेन जो पीरियड्स के टाइम पे जो पीरियड रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। तो इस पूरे इशू को इन्होंने पीरियड पावर्टी का नाम दिया है, और इन्होंने इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है। इन्होंने यूके की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया इस पीरियड पावर्टी को खत्म करने के लिए। इन्होंने अपनी एक एनजीओ बनाई इस पीरियड पावर्टी के लिए काम करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा इशू है। अब ये किससे रिलेट करेगा, सिंपैथी से रिलेट करेगा, एम्पैथी से रिलेट करेगा, या कंपैशन से रिलेट करेगा। तो पहले समझते हैं कि सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन है क्या। सिंपैथी का मतलब कि आप देख रहे हो कि कोई सामने वाला पर्सन जो है किसी चीज़ के कारण सफ़र कर रहा है, तो आप उसको एक्नॉलेज करते हो, आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, वो है सिंपैथी, ठीक है। इट इज़ एक्नॉलेजिंग अनदर पर्सन्स इमोशनल हार्डशिप एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड अश्योरेंस। तो अगर आप किसी को देखते हो कि वो पर्सन किसी भी चीज़ के कारण सफ़र कर रहा है, जैसे कि ये इन्होंने देखा कि बहुत सारी विमेन हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनके पास ये जो पीरियड या मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं हैं, सैनिटरी पैड्स नहीं हैं, तो इन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया और इन्होंने इनको उसके कारण बुरा लगा। दैट इज सिंपैथी। एम्पैथी क्या है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर फीलिंग, तो आप जब उनके खुद के शूज में जाते हो, यानी कि आप अब जब अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के उनकी सफरिंग्स को बिल्कुल अंदर तक समझते हो, तो दैट इज नोन एज एम्पैथी, ठीक है। वी आरसेल्व्स हैव फेल्ट और वी कैन पुट आरसेल्व्स इन देयर शूज। तो जब इन्होंने समझा कि हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी टू सफ़र थ्रू दिस पीरियड पावर्टी, तो इस केस में इनका ये जो इमोशन था दैट वाज एम्पैथी। कंपैशन क्या होता है, जब आपने सामने वाले की इमोशनल सफरिंग्स को रिकॉग्नाइज किया, आपने उनको समझा, आपने खुद को उनकी जगह रख के उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको महसूस किया, और अब आप ऐसे एक्शंस ले रहे हो सो दैट उनकी सफरिंग्स कम हो सकें, तो इसको कहेंगे कंपैशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पर्सन where a person not only feels empathy but also has a desire to help alleviate the sufferings of the other person। तो जब आप दूसरे पर्सन की सफरिंग्स को कम भी करना चाहते हो, दैट इज नोन एज कंपैशन, ठीक है। तो एक तरह से ये इस तरह से देख सकते हो, सिंपैथी
एम्पैथी और कंपैशन। तो कंपैशन इज द अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो सिंपैथी मतलब मेनली अवेयरनेस पे फोकस करता है कि यू आर अवेयर ऑफ समवन्स सफरिंग्स। एम्पैथी में यू आर अवेयर ऑफ द एक्सपीरियंस एंड यू एक्सपीरियंस इट इटसेल्फ, ओके। और कंपैशन में आप मेनली एक्शन पे ध्यान देते हो कि किस तरह से आप सामने वाले की सफरिंग्स को कम कर सको। तो ये पूरा इशू था और ये कंपैशन के केस में आएगा, ठीक है। कंपैशन की एक केस स्टडी हो सकती है ये जो केस है। So that was all for today. Thank you for watching and do not forget to comment in the comment section about the giveaway question. Thank you for watching.